नमस्कार, अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं कृति मिश्रा। आर्थिक सुधार एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए आर्थिक विकास की तेज रफ्तार पाई जा सकती है। लेकिन भारत जैसे देश में केवल केंद्र सरकार की तरफ से सुधारों का ऐलान कर देने से बात नहीं बनती। कारोबार के लिए जरूरी कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जैसे बिजली, कृषि, जल आपूर्ति, शिक्षा। ऐसे में अगर राज्यों की तरफ से सुधारों को लेकर संजीदा कदम नहीं उठाए जाते हैं तो भारत की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को ही ले लीजिए। भारत ने भले ही इस इंडेक्स में अपनी रैंकिंग को सुधारा है, लेकिन अभी भी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना यहाँ बड़ी समस्या है। कंस्ट्रक्शन परमिट को लेकर हालात काफी सुधरे हैं, लेकिन अभी भी ये समस्या है जिस पर राज्यों को काफी काम करना होगा। तो आज की अर्थनीति में हम चर्चा करेंगे कि राज्यों द्वारा आर्थिक सुधार की नीति अपनाना देश के विकास के लिए कितना अहम है। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ हैं जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद विरमानी, जो इग्रो फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। साथ ही हैं एएस भाल, जो भारत सरकार के पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। स्वागत है आप दोनों का राज्यसभा टीवी पर। विरमानी जी, पहले आपके पास आना चाहूंगी। भारत सरकार की कोशिशों के बीच देश ने पिछले कुछ सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कई स्थानों का सुधार किया है। सरकार का लक्ष्य है आगे भारत की रैंकिंग को टॉप 50 देशों में लाने का। राज्य के विकास से ही राष्ट्र का विकास होता है। ऐसे में क्या संभावनाएं हैं राज्यों के लिए? तो एक बहुत जल्दी मैं एक बैकग्राउंड देता हूं, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, उन्होंने एक बड़ा पेचीदा प्रिंसिपल अडॉप्ट किया था जिसको हम कहते हैं सब्सिडियरिटी। तो जो चीज़ लोकल लेवल पे की जा सकती है, स्टेट लेवल पे वो उधर की जाए, जो उसके ऊपर एट्सेट्रा। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, एक्सपर्ट्स वगैरह इस चीज़ को भूल गए हैं 75 साल। तो फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, इवन इंडस्ट्री, जो लोकल इंडस्ट्री, अब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और हम ग्लोकल की बात कर रहे हैं। ये इश्यूज एक्चुअली जो लोकल इश्यूज थी, ये स्टेट लेवल पे एड्रेस करनी चाहिए थी। एनीवे, इसको विद दिस बैकग्राउंड जो आपने प्रश्न पूछा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो हम इसको सारी लिस्ट को देखें तो तकरीबन 60% से ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक या रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज जो हैं वो स्टेट लेवल पे, जो इकोनॉमी पे जिनका असर होता है। तो आपने बिल्कुल करेक्ट बोला कि अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करना चाहते हैं और रियली सारे देश को बेनिफिट करना चाहते हैं, चाहे वो बैकवर्ड स्टेट्स हों, पुअर स्टेट्स हों, मिडिल स्टेट्स हों, रिच हो, तो स्टेट लेवल पे भी इनको एफर्ट करना पड़ेगा। तो इनको इंसेंटिवाइज करने के लिए हम कई बार मॉडल लॉज बनाते थे। प्लानिंग कमीशन जब होती थी, इंसेंटिव कोशिश करते थे देने का। बट अनफॉर्चुनेटली जो जैसे मैं बोल रहा था, ये इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, मीडिया को भी इनको अकाउंटेबल रखना चाहिए था। जब भी इशू कोई अराइज करती है, सब एक्सपेक्ट करते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट सॉल्व करेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनकरेक्ट प्रोसीजर है। जो स्टेट लिस्ट की चीज़ें हैं वो हमें स्टेट्स को अकाउंटेबल रखना चाहिए, नहीं तो वो कुछ करेंगे ही नहीं। जैसे एग्रीकल्चर की बात होती है, जहाँ एग्रीकल्चर प्रोग्रेस हुआ है, जहाँ पे स्टेट्स ने इनिशिएटिव ली है, उसी तरह जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, जो स्टेट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कई प्रोग्राम्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, पर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड बहुत क्रिटिकल है स्टेट्स पे। तो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर। स्टेट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जब जो कंट्रोल यूनियन 1960s, 70s, 80s में यूनियन लेवल कंट्रोल थे, वो बहुत सारे हमने रिमूव कर दिए हैं। तो जितने ज़्यादा यूनियन एक्ट करती है, उतना ज़्यादा स्टेट्स पे पड़ता है कि वो इनिशिएटिव लें, और कईयों ने ली हैं, कई स्टेट्स ने ली हैं, वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं। डॉक्टर विरमानी, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात कही, इम्प्लीमेंटेशन की बात कही। मैं एक और एस्पेक्ट को लाना चाहूंगी, कंपेटिटिव फेडरलिज्म को। प्रतिस्पर्धी संवाद एक ऐसी संकल्पना है जहां पर केंद्र राज्यों से, राज्य सरकार से और राज्य आपस में केंद्र के विकास के लिए किए गए संयुक्त प्रयासों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतिस्पर्धी संवाद की परिकल्पना से कितना फायदा हुआ है मिस्टर भाल?
जैसा आपने शुरू में ठीक कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नेशनल लेवल पे इंडिया ने बहुत तरक्की की है। 2014 में हमारा रैंक 142 था और 2019 में 63 हो गया है। अब इसके और भी आगे जाकर के भारत उन बहुत कुछ ही राष्ट्रों में से है जो सब नेशनल लेवल पे भी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो अब स्टेट लेवल पे और इवन डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये हो रहा है। और ये अच्छी बात है कि इसमें साझेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में अच्छी तरह से हो रही है और ये प्रतिस्पर्धा भी की गई है कि उनकी रैंकिंग भी होती है। स्टेट्स की बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान पे रैंकिंग भी होती है, कौन ज्यादा अच्छे से उनको अपना रहे हैं। तो इसके कारण पूरे देश को ही फायदा मिल रहा है एंड स्टेट लेवल पे ओनरशिप भी बढ़ रही है रिफॉर्म्स की। एंड पूरे जो माहौल है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, जो केवल अब एज डॉक्टर विरमानी ने कहा केवल नियम बनाने से नहीं होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल में होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो ये जो साझेदारी है केंद्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट में, इसके कारण एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट में इंप्रूव कर रहा है, कॉम्प्लायंस बर्डन, रेगुलेटरी बर्डन कम हो रही है एंड हमारा देश बिल्कुल औद्योगिकरण में सफलता की तरफ अग्रसर हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने बिजनेस एक्शन प्लान की बात कही। डॉक्टर विरमानी, आपकी राय जानना चाहूंगी कंपेटिटिव फेडरलिज्म पर या प्रतिस्पर्धी संघवाद पर। तो जब प्लानिंग कमीशन होती थी तो स्टेट्स को लगता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फोर्स कर रही है एलोकेशन से, उनको आगे पीछे भाग दौड़ना पड़ता था। तो नीति आयोग का कॉन्सेप्ट था कि उसको मॉनिटर करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे। तो ये एक चीज़ हमने सोची थी कि कंपैरेटिव पिक्चर, तो जो बेटर ऑफ स्टेट्स हैं और नीचे जो कम परफॉर्म कर रही हैं वो एक दूसरे से सीखेंगे और compete करेंगे एट्सेट्रा। तो ये बहुत अच्छा आइडिया था कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स, उस वक्त हमने एक दो सोचे थे पर शायद बहल साहब के टाइम और भी कई इंडेक्स इसमें जोड़े गए होंगे। तो सो इट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि स्टेट्स को थोड़ा बहुत अटेंशन और आनी शुरू हो गई है। मैं कह रहा था ना कि बहुत इंटेलेक्चुअल्स और एक्सपर्ट्स खाली यूनियन गवर्नमेंट की एक्शंस पे ध्यान देते थे, पर ये इंडेक्स के आने पे एटलीस्ट एवरी टाइम के ये इंडेक्स आता है तो थोड़ी बहुत डिस्कशन होती है, क्वेश्चंस होते हैं कि ये स्टेट अच्छा कर रही है, ये बुरा कर रही है। तो उससे माहौल पे होता है, पॉलिटिकल एजेंट्स हैं उनको भी समझ आती है, थोड़ा अटेंशन आती है, तो जिसको कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। सो डेफिनेटली ये इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी जरूर डिस्कशन होनी चाहिए, और जितनी डिस्कशन होगी उतना इंसेंटिवाइज होगा स्टेट्स को और उतना पॉलिटिकल डिमांड होगी कि स्टेट लेवल के जो इश्यूज हैं वो स्टेट परफॉर्म करे। जी, आपने बेहद अहम बात कही, लेकिन कुछ राज्य अपनी परंपरागत भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों के कारण प्रतिस्पर्धी संघवाद के प्रयासों में भागीदार नहीं हो पाते। ऐसे में पूर्वी भारत और खासकर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, डॉक्टर भाल? तो मैं वेरी ब्रीफली कह सकता हूँ, ये जो फाइनेंस कमीशन होती हैं ये सब चीज़ों को अकाउंट करती हैं। दैट इज द होल पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप कि इंडिपेंडेंट फाइनेंस कमीशन, जो यूनियन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी इंडिपेंडेंस है। तो ये सब चीज़ें फाइनेंस कमीशन अकाउंट करती है। हम फिर तो इनके जो अवार्ड होते हैं ये सब चीज़ को ध्यान करके होता है। और अगेन दिस इज अनदर थिंग दैट पीपल फॉरगेट कि जब भी कोई स्टेट परफॉर्म नहीं कर सकती है तो कहते हैं पैसे नहीं है, पर ये चीज़ें सब फाइनेंस कमीशन ने कंसिडर की हैं, और जिनको वो समझते हैं कि ये डिजर्विंग स्टेट्स हैं, उनको और पैसे चाहिए, वो फाइनेंस कमीशन ज़्यादा एलोकेट करती है। लेकिन लगातार एक चिंता व्यक्त की जाती है कि नीति की संगति या पॉलिसी कंसिस्टेंसी वो कैसे रहेगी। मिस्टर भाल, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने राज्यों से संवाद भी किया, लेकिन किस तरह से नीति की संगति पर जोर दिया जा सकता है ताकि निवेशकों को आश्वासन रहे कि भले ही सत्ता में परिवर्तन हो जाए राज्यों में, लेकिन एक तय समय सीमा में नीतियों में बदलाव नहीं होगा। ये तो
पूंजी निवेशकों के लिए बहुत ही अहम बात है कि व्यवस्था में और नियमों में एक बार नियम बन जाने के बाद में परिवर्तन ना किया जाए। ये तो बिल्कुल बेसिक टेनेट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, और इस पे भारत सरकार पूरी जोर देती है एंड उसका पूरी हर तरफ से इसकी कोशिश की जाती है कि भाई नीति एक बार जो बन जाए उसको चेंज नहीं करना है। एंड ये भारत 99.9% इसको एस्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल रहा है। एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को भी वो जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान्स में उनको अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी बताया जाता है भाई आप फैसिलिटेट करिए जो बाहर से इन्वेस्ट करने वाले या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, आप नियमों कानूनों को अच्छे से डिस्कस करके वेबसाइट पे डाल करके खूब अच्छी तरह से साझेदारी से बिजनेस के साथ मिल करके आप नियम और कानून बनाएं। और बिल्कुल जो भी जैसे अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी चल रही है, पिछले 1.5-2 साल से हम उस पर लगे हुए हैं, तो उस पर बहुत ही इंटेंसिव लेवल पे डिस्कशन होता है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, इंडस्ट्री बॉडीज फिक्की एनसीआई के साथ और एकेडमिक्स के साथ। तो एक बहुत ही मैं अहम बात बोलना चाहूंगा कि ये भारत अब जो भी नीति बनती है हमारे यहाँ बहुत ही पारदर्शिता है, बहुत ही ओपन डिस्कशंस होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री बॉडीज, पब्लिक को भी वेबसाइट पे डाल दिया जाता है, लोग अपने वो सजेशंस देते हैं, उनको फिर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो पॉलिसी कंसिस्टेंसी आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ही जरूरी है एंड ये निवेशकों के लिए बहुत ही जरूरी है और इस पे हमारा पूरा जोर रहता है। हम स्टेट गवर्नमेंट पे भी उस पे अपना सुझाव उनको भी देते रहते हैं और वो भी कर रहे हैं। डॉक्टर वर्मानी, एक एमओयू करने की भी बात की गई है राज्यों के साथ पॉलिसी कंसिस्टेंसी पर, कितनी असरदार होगी ये? देखिए, ये इसमें जो बहल साहब ने कहा उससे सहमत हूँ, पर मैं इसको स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डालूंगा। 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो जो हम डीकंट्रोल कर रहे हैं, जो पुरानी गलत पॉलिसीज, वो तो ठीक है, वो सब एक्सेप्टेबल है, पर जो उनको नहीं एक्सेप्टेबल है, जो रिवर्सल होता है हर 2-3 साल के बाद किसी चीज़ को आप वापस मोड़ लेते हैं, वो बहुत अनसर्टनिटी क्रिएट करता है। और दूसरा है चेंज ऑफ गवर्नमेंट। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली डेमोक्रेटिक सिस्टम में गवर्नमेंट्स तो बदलेंगी और कई बार होता है कि उनकी इकोनॉमिक फिलॉसफी थोड़ी फर्क हो, तो अनफॉर्चुनेटली उसका बहुत किया नहीं जाता। बट परहैप्स जो आप एमओयू कह रहे हैं कि ये एमओयू साइन करने से जो स्टेट लेवल बदलाव होता है इलेक्शन से, उससे थोड़ा मिनिमाइज हो सकता है शायद डिस्टर्बेंस। बिल्कुल तो हम कर नहीं सकते क्योंकि वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा, क्योंकि अगर नई गवर्नमेंट इलेक्ट होती है तो उनका दे हैव द राइट टू चेंज पॉलिसीज। पर होपफुली अगर एमओयू है, सबने डिस्कस करके, जैसे बहलराम साहब ने कहा है कि ब्रॉडर डिस्कशन हो, तो उस पर थोड़ा सा कंस्ट्रेंट लग जाएगा जो रीअश्योर करेगा नए इन्वेस्टर्स और एफडीआई और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को। बिल्कुल, तो इससे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है उसमें भी काफ़ी सुधार होगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करना चाहूँगी, रीजनल बैलेंस पर। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्यों का देश की जीडीपी में 50% योगदान है। बीते कुछ वर्षों में भारत ने अप्रत्याशित रूप से जीडीपी की विकास दर हासिल की है, लेकिन भारत के राज्यों में आर्थिक समृद्धि असमान होने के क्या क्या कारण है मिस्टर बहल, और संतुलित क्षेत्रीय विकास कैसे हो सकता है? तो अगर आंकड़े लिए जाएं तो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, ये 3 सबसे हमारे इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट्स हैं। पर शुरू से भारत की नीति रही है कि बैकवर्ड एरियाज इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री और इकोनॉमी को डेवलप किया जाए। वो तो 1950s से चल रहा है बैकवर्ड रीजन एक्शन प्लान, और आजकल भी डीपीआईटी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देती है और इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देती है। एंड ये सोचना कि हर स्टेट बिल्कुल उसी लेवल के औद्योगिक सोफिस्टिकेशन पे पहुंच जाएगा, ये तो सही नहीं है। हमारी कोशिश यही रहती है कि ठीक है, ये जो स्टेट्स हैं गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वो लोग कई इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल में अच्छा कर रहे हैं, बट बाकी जो राष्ट्र हैं उनमें भी औद्योगिकरण हो, मे बी उसमें ज़्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हों, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी एक बहुत बड़ी चीज होती है ये अभी ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप जानते हैं धीरे धीरे इंप्रूव करेगी। तो सरकार की तो यही नीति रहती है कि
भाई वहाँ पे एजुकेशनल लेवल बढ़ाओ और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, एंड उनको थोड़ी बहुत इंसेंटिव्स आप देते रहो, जो हम अभी डीपीआईटी से मैं कह रहा था, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी और इन्वेस्टमेंट सब्सिडी नॉर्थ ईस्ट को देते हैं, उनको देते रहे सो दैट वहां पर भी सुधार हो। बट ये कहना कि वो बिल्कुल उस लेवल पे पहुंच जाए गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के, वो तो बहुत ही मुश्किल बात है। जी आगे बढ़ते हैं डॉक्टर विरमानी, हम लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर के बाद से ही इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे भारत में बड़ी कंपनियों का बेस बने। ऐसे में पोस्ट कोविड दुनिया में निवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और परेशानी मुक्त बनाने के दृष्टिकोण से राज्य क्या क्या कदम उठा सकते हैं? तो ये लोकल की बात हमने की, तो जैसे इसको हम स्टेट लेवल इंडस्ट्री की से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें राज्यों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जो जैसे सब लोग हम अग्री करते हैं, दी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं वो भी होना चाहिए, और कनेक्टिविटी जिसपे अब डिजिटल कनेक्टिविटी पे ज़्यादा एम्फोसिस हो रहा है पिछले 3-4-5 साल से। तो और पेंडेमिक में इसका और भी क्लियर हो गया है कि ये डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि ऑल इंडिया कनेक्टिविटी और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी तो यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर जो लोकल लेवल पे डाउन टू द लोकल विलेज, उसमें अगेन स्टेट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको एफर्ट करना चाहिए, उनको इंश्योर करना चाहिए कि जल्दी से, जिसको भारत नेट जैसे की बात हुई है, ताकि जो लोकल प्रोड्यूसर्स है, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे नई टाइप की एग्रीकल्चर हो, क्रॉप, सीड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग और कई चीज़ें, तो वो अगर कनेक्टिविटी मिलेगी तो ना खाली इंफॉर्मेशन और नॉलेज आएगी, पर वो मार्केट्स भी कनेक्ट हो सकती हैं ऑल इंडिया पे, अर्बन एरियाज पे, इंटरनेशनल पे। तो स्टेट्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि वो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उस पर ध्यान दें, ना खाली स्टेट का ओवरऑल। जैसे आनंद ने भी पहले बोला कि लोकल लेवल की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। स्टेट्स जनरली निगलेक्ट, वो स्टेट्स भी निगलेक्ट करते थे। पंचायती राज एक्ट तो है, नगर पालिका एक्ट बनाया था, पर फिर भी काफ़ी कमी है स्टेट्स का फोकस ऑन लोकल एरियाज, लोकल कनेक्टिविटी, जिससे बहुत उधार होगा, जिससे मार्केट से कनेक्ट कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने मिस्टर भाल। जैसा कि डॉक्टर विरमानी ने कहा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वोकल फॉर लोकल, पोस्ट कोविड दुनिया में भारत के राज्यों का किस तरह से आर्थिक विकास होगा, इस पर आपकी राय? ये एक हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये नर्सकॉम ये आंकड़े देता है कि कोविड के समय 90% ऑफ सॉफ्टवेयर वर्कर्स अपना काम घर से सक्सेसफुली कर रहे थे। ये बहुत ही हमारे लिए देश के गर्व की बात है कि डेवलप्ड कंट्रीज में भी नहीं होता। ये भारत में 90% आईटी सॉफ्टवेयर वर्कर्स घर से सक्सेसफुली काम कर रहे थे। तो ये सरकार की दूरदर्शिता का सवाल है कि इन्होंने इन दिस डिजिटल बैकबोन बना दिया और उस पर इतने एम्फेसिस दी। ये जो फेमस जैम ट्रिनिटी हम कहते हैं, जनधन बैंक, आधार कार्ड एंड मोबाइल फोन, ये तीनों मिल करके सीधे आप सब्सिडी सीधे गरीब किसान के या मजदूर के घर पे पहुंचा देते हैं। और ये जो डिजिटल बैकबोन हमारा बना है, इसके कारण प्रोडक्टिविटी देश में बहुत बढ़ रही है। और हमारी आईटी मिनिस्ट्री ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में भी अपने ये आईटी सेक्टर को, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे बहुत जोर दिया है। सो ये देश के लिए तो बहुत अच्छी बात है। एक जस्ट मैं पर्सपेक्टिव दूं, भारत का मैन्युफैक्चरिंग केवल 16% ऑफ जीडीपी रहा है। ये 10-15 सालों से उतना ही रहा है, डिस्पाइट हमारी बहुत कोशिश के कारण। एंड इसका मेन रीजन है भाई हमारे यहाँ जो कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, जमीन, लेबर, बिजली की खपत, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हमारे यहाँ ज्यादा है। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये फायदा है कि भाई ये तो इसमें भारत काफी और देशों के कंपैरिजन में अच्छा है। तो जहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो सके, एंड देन फिर हमारे स्टार्टअप्स वगैरह इसको यूज करके उन्होंने दिखा दिया है कि जहां तक ये इंडस्ट्री 4.0 में जो टेक्नोलॉजीज आती हैं, जो बहुत एम्फेसिस है जिस पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उस पे भारत अच्छा कर रहा है। और इस पे भारत सरकार की अभी इस पे नजर भी है और इस पे और
पूरी कोशिश जारी है कि हमारा डिजिटल बैकबोन और भी सुदृढ़ बने और इस पे हम और तरक्की करें। आपने बेहद अहम मुद्दा उठाया और डॉक्टर विरमानी से मैं जानना चाहूंगी, भारत को हम लगातार ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करते हैं। ऐसे में विनिर्माण की दृष्टि से आप किन क्षेत्रों में संभावनाएं देखते हैं और राज्यों को किस तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए इस पर? देखिए, पिछले साल सितंबर से यूनियन गवर्नमेंट ने कई रिफॉर्म्स करे हैं जो हमारी कंपेटिटिव बढ़ाएगा। तब मैंने तकरीबन 6-7 नए रिफॉर्म्स गिने हैं जो इस पिछले 12 महीनों में हुए हैं। उससे पहले हो रहे थे, ऑफ कोर्स जीएसटी हुआ था, वो लेबर वो बैंक्रप्सी एक्ट एटसेट्रा हुए थे, पर ये पेस ऑफ रिफॉर्म बढ़ा दी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कंपेटिटिवनेस के लिए। तो पैंडेमिक करके कई डिसरप्शंस हुई हैं, कई ट्रेंड्स एम्फसाइज हुए हैं, तो ये डोमेस्टिक तरफ से हमें उन चीज़ों का एडवांटेज लेने में सेट हो रहा है। ये एक चीज़ हमने पहले ही बोली है, डिजिटल, तो एक ट्रेंड है, ऐसे ही कई ट्रेंड हैं। तो दूसरा आपने बोला जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन्स, लोगों को सडनली रियलाइजेशन हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कंपनीज को, गवर्नमेंट्स को, कि वो बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं चाइनीज़ रिलेटेड सप्लाई चेन से। तो ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक अनदर ट्रेंड है जिससे भारत बेनिफिट कर सकता है। तो इसमें इनफैक्ट इट ब्रिंग्स अस बैक टू जो आपने पहले बोला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इशू। सो रिफॉर्म्स जो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है वो तो हो रहे हैं, पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, वो भी एक एरिया रह गया है। थोड़े थोड़े एफर्ट्स हुए हैं, जैसे नंबर्स दिए आनंद ने, हो रहा है, पर अभी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से लोग की थिंकिंग है कि हमें अभी बहुत और प्रोग्रेस करनी है। तो इसमें क्लियरली स्टेट्स का जो 60% रोल है वो विल बी वेरी क्रिटिकल। और ये नहीं है, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ओवरऑल खाली नेशन में कहीं और लोग बेनिफिट करेंगे, उनके अपने लोग बेनिफिट करेंगे। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, ज़्यादा इंडस्ट्रीज आएंगे, उनके लोकल एंटरप्रेन्योर्स जो स्मार्ट यंग पीपल रूरल एरिया से आ रहे हैं, अर्बन एरिया से आ रहे हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है कुछ करने के लिए। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपनी स्टेट में ईज करेंगे तो वो सब यंगस्टर्स लोग वहाँ पे करके वृद्धि कर सकेंगे इंडस्ट्री की, नई आइडियाज, स्टार्टअप से। चलिए अब बात कर लेते हैं वित्तीय संसाधनों के। मिस्टर बाल, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी गई है। अब राज्यों की केंद्र पर कुछ निर्भरता कम हुई है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति के लिए राज्यों को क्या कदम उठाने चाहिए? फाइनेंस कमीशन ने तो बहुत अच्छी बात की कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में स्टेट्स के हिस्से जो डिविजिबल पूल फाइनेंसेस बढ़ा दिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये स्ट्रॉन्ग हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है। तो मैं जस्ट लाइट अवे कहूँ, ये सुपरमैन मूवी में एक बहुत अच्छा डायलॉग होता है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसी तरह स्टेट्स को जब इतना ज़्यादा पैसा दिया गया है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको मीट करने के लिए वो ज़्यादा कोशिश करें। ऑफ कोर्स केंद्रीय सरकार तो है ही टू प्रोवाइड द ओवरऑल पर्सपेक्टिव, एंड उनको बीच बीच में एज वी से नज करने के लिए वो तो है ही। बट जो आजकल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो हमारे यहाँ रुझान चल रही है, उसमें स्टेट्स को डिवोल्यूशन ऑफ ज़्यादा रिसोर्सेज, फंक्शंस और पावर्स दिए जा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फाइनेंस कमीशन ने जो बढ़ाया था डिवोल्यूशन, एंड स्टेट्स को अब आगे बढ़ करके, मैं वुड से क्रिकेटिंग टर्म में आगे बढ़ करके फ्रंट फुट में बैटिंग करनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेनी चाहिए और अटेनिंग दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। डॉक्टर विरमानी, क्लोजिंग कमेंट्स, आखिरी 30 सेकंड। जैसा कि सर ने कहा, स्टेट्स को फ्रंट फुट पर बैटिंग करना चाहिए, आपकी राय? डेफिनेटली मैं तो यही कहूँगा कि इशू है कि जो हम लोग अर्थशास्त्री हैं और हैं इंटेलेक्चुअल्स, उनको स्टेट्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, खास करके जो स्टेट्स में रहते हैं। थोड़े जो हम लोग दिल्ली में रहते हैं वो दिल्ली यूनियन गवर्नमेंट पे फोकस करते हैं, पर और लोग जो
डिफरेंट स्टेट्स में है, मीडिया स्टेट्स में है, उनको थोड़ी अकाउंटेबिलिटी स्टेट्स की जरा ज़्यादा रखनी चाहिए और थोड़ा डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि स्टेट सब्जेक्ट है, कंकरेंट है या यूनियन लिस्ट, और अकाउंटेबिलिटी उसी से बढ़ती है। अगर हम जनरल क्रिटिसाइज करें, जनरल कंप्लेंट्स करें, उससे अकाउंटेबिलिटी नहीं बढ़ती। बिल्कुल, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की इस बेहद अहम मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की अर्थनीति में बस इतना ही। आप जुड़े रहें राज्यसभा टीवी से। नमस्कार।